हेलो नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। द नोटबुक आइस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। 31 मई के इंपॉर्टेंट न्यूज़ करंट अफेयर्स के साथ हम आ गए हैं। द हिंदू के जो भी न्यूज़ आए हैं नेशनल इंटरनेशनल उसको देखेंगे, साथ के साथ जो भी एक दो एडिटोरियल्स हैं उसको इन डिटेल हम देखेंगे। जिन टॉपिक्स पे फैक्चुअल डाटा की ज़रूरत है उनको वहाँ पर हम फैक्चुअल डाटा के थ्रू पढ़ाई करेंगे और उसके बाद जो एनालिटिकल बेस्ड होंगे आर्टिकल्स उसको पूरा एनालाइज करेंगे ढंग से। तो आज जो न्यूज़ है वो कुछ नेशनल इंटरनेशनल है और वनडे एग्जाम्स के लिहाज से या फिर स्टेट पीसेस के लिहाज से भी कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, तो उसको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स देख लेते हैं सो दैट हमें पता चले कि हमारा जो क्लास है वो किस डायरेक्शन में जाने वाला है। उसके बाद अपनी चर्चा को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला, अभी डिफेंस के क्षेत्र में फिर से एक नया रिमार्क सेट हुआ है। क्या बात हुई है? स्टार्टअप अग्निकूल है, एक प्राइवेट एजेंसी है ये एक तरीके की, जो कि स्टार्टअप है, प्राइवेट डिफेंस के क्षेत्र में काम करती है। और उसने अभी क्या किया है, एक जो है 3D प्रिंटेड इंजन रॉकेट जो है वो लॉन्च किया है। तो वर्ल्ड का, नॉट ओनली इंडिया, ये पूरे वर्ल्ड का जो है वो फर्स्ट इस तरीके का 3D प्रिंटेड इंजन है। तो अग्निकूल ने, जो कि स्टार्टअप है, उसने अग्नि बांध करके ये जो रॉकेट है उसको लॉन्च किया है। तो उसके बारे में देखेंगे और उसके बाद जो फैक्चुअल डाटा वहाँ से बन सकता है उसको भी थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, अगली न्यूज़ हमारी क्या है? शंकर नेत्रालय फेसिंग इन्फ्लुएंस पेशेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश विथ फेक डॉक्यूमेंटेशन। तो अभी एक नई तरीके का जो है केस निकल के आ रहा है। कहाँ से? बांग्लादेश से रिलेटेड है कि बांग्लादेश से बहुत सारे जो रिफ्यूज़ी आ रहे हैं या फिर बहुत सारे टूरिस्ट जो आते हैं हमारे यहाँ पे, ऑल ओवर जो कंट्रीज़ होती हैं वहाँ से हमारे यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल बांग्लादेश से केस निकल के आ रहा है कि हमारे इंडिया में एक नेत्रालय है, वहाँ पर बांग्लादेश से इलीगल डॉक्यूमेंट लेकर के बहुत सारे जो लोग हैं आ रहे हैं। यहाँ पर बात की गई है कि जितने टूरिस्ट हमारे यहाँ पर आते हैं उसमें लगभग 60% जो हैं वो बांग्लादेश से ऐसे टूरिस्ट आ रहे हैं जो कि हेल्थ बेनिफिट्स लेना चाहते हैं इंडिया में, और वो फेक डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं। साथ के साथ वीज़ा से रिलेटेड भी बहुत सारे मुद्दे हैं, तो इसको देखेंगे। ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि सिक्योरिटी के लिहाज से कई बार चीज़ें हमारे लिए जानना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि इसमें मान लीजिए 60% जो लोग आ रहे हैं बांग्लादेश से, उसमें मान लीजिए अगर 40% जो है जिनको जेन्युइनली हेल्थ प्रॉब्लम्स है और उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, वो फेक डाटा लेकर के आ रहे हैं, कोई बात नहीं है। बट अगर उसमें से 20% भी ऐसे लोग हुए जो कि क्या है, टेररिस्ट ग्रुप से लिंक रखते हो या फिर कुछ भी जो कि इंडिया को क्या कर से हार्मफुल करने के लिए या फिर हार्मफुल इम्पैक्ट डालने के लिए अगर आ रहे हों, तो इस तरीके की चीज़ों से क्या हो सकता है, सिक्योरिटी थ्रेट हमारे लिए क्रिएट हो सकता है। तो इसको लेकर के अभी इसके ऊपर जांच होगी, क्योंकि एक बड़ा ही यूनिक तरीके का मामला निकल के आया है इंडिया में पहली बार। तो देखेंगे इसको। अगली न्यूज़ क्या है? आई डिड नॉट सिंगल आउट एनी कम्युनिटी फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट। तो मनमोहन सिंह जी के ऊपर में कुछ दिन पहले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक एलिगेशन लगाया था कि जब ये चीफ मिनिस्टर हुआ, जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, साथ के साथ में उसके पहले ये जो कांग्रेस की जब सरकार थी तब वहाँ पर क्या थे, इकोनॉमिक जो मिनिस्टर थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे ये मनमोहन सिंह जी। तो उस समय में उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे कि इन्होंने बात की थी किसी विशेष कम्युनिटी को क्या करने की, स्पेशल दर्जा देने की, जिसमें उन्होंने बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बात की थी। ऐसा इनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया था पीएम मोदी के द्वारा। तो उसी के ऊपर में अभी बात करते हुए मनमोहन सिंह ने बोला है कि इस तरीके के जो है हाईएस्ट अथॉरिटी जो कि पीएमओ से लिंक होते हैं या फिर प्रधानमंत्री हैं, उनको इस तरीके की चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। इन तरीके की चीज़ों से जो कि एक आप मिसलीडिंग डाटा, मिसलीडिंग फैक्ट जो है वो आप कन्वे कर रहे हो, और इससे क्या होता है, जो प्रधानमंत्री का एक पद है उसकी गरिमा भी जाती है। साथ के साथ पीएमओ ऑफिस जो है जो कि प्रधानमंत्री के अंडर ही चलता है, तो उसका लोगों पर से क्या होता है, उस पर से लोगों का विश्वास भी खत्म होने लगता है। तो इसके बारे में देखेंगे। यहाँ से हम चीज़ें किस तरीके से निकाल सकते हैं जब भी एथिक्स में कोई बात आती है, पॉलिटिकल जो राजनीतिक नैतिकता की बात होती है। एथिक्स का मतलब ये नहीं है कि केवल और केवल मानवीय गुणों के आधार पर देखा जाए। हर एक फील्ड में, चाहे वो इकोनॉमिक फील्ड हो वहाँ पर भी एथिक्स काम करता है, पॉलिटिकल फील्ड हो वहाँ पर भी एथिक्स काम करता है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल आप वहाँ पर कोट कर सकते हैं कि किसी हाईएस्ट अथॉरिटी को इतनी नैतिकता रखनी चाहिए कि वो वोट बैंक की राजनीति न करते हुए क्या करे, एक इस तरीके का जो है सोसाइटी की जो हारमोनी है उसको ख़राब करने का काम ना करे। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है बहुत ही एथिक्स के लिहाज से हम इसको थोड़ा सा देख लेंगे। अगली हमारी न्यूज़ क्या है? एचसी रिफ्यूज़ प्रोटेक्शन
टू इंटरफेथ कपल टू मैरी अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। तो अभी हमारे यहाँ पे स्पेशल मैरिज एक्ट जो है उसके तहत क्या होता है, जब भी कोई इंटरकास्ट मैरिज करता है या फिर इंटरफेथ यानी कि धर्म से, जैसे कि हिंदू मुस्लिम के बीच में, अलग धर्म के लोगों के बीच में जब विवाह वगैरह होता है तो उसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट है हमारे यहाँ का। लेकिन अभी एक हाई कोर्ट है जिसने बोला है कि अगर इंटरफेथ मैरिज होती है, मीन्स कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो दूसरे धर्म में जा कर के विवाह करता है तो उसको स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत संरक्षण नहीं दिया जाए, इसके ऊपर बात चल रही है। तो अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ क्या प्रोविजंस है उसको देख लेंगे और कौन से एक्ट के तहत ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं इसके बारे में देखेंगे। क्योंकि हाई कोर्ट ने बोला है तो हो सकता है कि इसके खिलाफ में फिर से अब क्या पिटीशन डले, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए और फिर सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से इसको क्या करे, एक तरीके से ऑर्डर पास करे या अपने हिसाब से सारी चीज़ों को देखे। फिलहाल जो मुद्दा है वो देखेंगे, साथ के साथ में स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। अगली न्यूज़ है जय जय है। जय जय है तेलंगाना अप्रूव द स्टेट सॉन्ग नो डिसीजन येट ऑन एम्बलम। तो अभी तेलंगाना का 2 जून को क्या होने वाला है, स्थापना दिवस होने वाला है। कब, 2014 में आंध्र प्रदेश से निकल करके तेलंगाना जो है एक नया राज्य बना था, 2 जून को उसका स्थापना दिवस है। तो तेलंगाना ने अभी एक अपना जो नेशनल सॉन्ग है वो डिक्लेयर किया है, जय जय है। ये हमारे नेशनल सॉन्ग से थोड़ा अलग है, अभी तक मैंने सुना नहीं है तो मैं ये नहीं बता सकती कि कितना अलग है, बट डेफिनेटली कुछ तो अलग होगा क्योंकि इसको कंपोज जिन्होंने किया है वो नेशनल अवार्ड विनर रह चुके हैं, उन्होंने किया है। तो उसके बारे में देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए स्पेशली वनडे एग्जाम्स में या फिर स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे कि हाल ही में कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने अपना नेशनल जो सॉन्ग है वो जय जय है रखा है, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको देखेंगे। अगली न्यूज़ है क्या, वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के ऊपर में है। ये जो है 28 मई को हमने मनाया है वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। जब भी बात होती है मेंस्ट्रुएशन की तो सोसाइटी हमारी ऐसी है कि वहाँ पर इन तरीके की चीज़ों के ऊपर बात करने में लोग बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं, स्पेशली गर्ल्स या फिर फीमेल जो होती हैं। और नॉट ओनली गर्ल्स, मेल अगर कम्युनिटी को भी देखा जाए तो वो इन तरीके को चीज़ों में बिल्कुल इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे कि कुछ गलत चीज़ है ये, बट नेचुरल प्रोसेस होता है, बॉडी है ये और बॉडी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये भी है बाय एक तरीके से नेचुरली हमें ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं। तो इसके ऊपर में बात करना चाहिए। अभी इसी के लिए वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया गया था और उसके ऊपर एक छोटा सा एडिटोरियल या फिर एक आर्टिकल आया हुआ है जिसमें बात की गई है कि किस तरीके से जो बच्चियां होती हैं जब उनका पुबर्टी हिट होती है उसके बाद में ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं। तो इसको एक टैबू ना बनाते हुए इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाले समय में उन बच्चियों को फिर अगर इन सारी चीज़ों की अनदेखी की जाए तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। अगली न्यूज़ हमारी क्या है, अगली न्यूज़ है अनरिलेटेड ऑर्गन डोनर्स कंसेंट मस्ट बी एक्सेप्टेड सेज हाई कोर्ट। तो अभी हमारे यहाँ पे जो ह्यूमन ऑर्गन डोनेशन का एक्ट है उसके तहत जो है बहुत ही क्लोज संबंधी जो होते हैं उन्हीं का ऑर्गन जो है डोनेट किया जा सकता है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा पेशेंट है जिसका ऑर्गन फेलियर हो रहा है तो। लेकिन हाई कोर्ट ने अभी एक नया मामला लेकर के आए हैं और उन्होंने बोला है कि अगर नॉन रिलेशन में भी कोई इंसान है जो कि एक तरीके से दया की भावना को ध्यान में रखते हुए बिना किसी लालच के अगर अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहता है तो उसकी भी ऑर्गन को क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इसके बारे में क्या न्यूज़ है उसको देखेंगे। और हमारे यहाँ पे अभी ऑर्गन ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर के या फिर ऑर्गन ट्रांसफ़र करने से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, डोनेशन से रिलेटेड क्या प्रोविजंस है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। अगली न्यूज़ जो है नाइजीरिया से रिलेटेड है। नाइजीरिया चेंजेस इट नेशनल एंथम। तो सब लोग क्या कर रहे हैं, अपना नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग यही सब चेंज कर रहे हैं। फिलहाल नाइजीरिया ने किया है इंटरनेशनल। एक तो हमने नेशनल लेवल पे तेलंगाना को देखा, इंटरनेशनल लेवल पे नाइजीरिया ने भी ऐसा किया है। वहाँ का जो मुद्दा है वो थोड़ा यूनिक सा है। क्यों किया है नाइजीरिया ने, इसके बारे में देखेंगे। और यहाँ से भी क्वेश्चन आपके फैक्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार स्टेट पीसीएस में, तो कंट्री वाइज भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको देखेंगे, साथ के साथ मैप भी देखेंगे हम नाइजीरिया का, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन में आपसे स्पेशली जो वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज़ होती हैं और जो अफ्रीकन कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर मैप के थ्रू आपसे क्वेश्चन बनने की भी संभावना रहती है। अगली न्यूज़ क्या है, गोल्ड वर्थ टेंस ऑफ बिलियन स्मगल्ड
टू द UAE ईच ईयर। तो यहाँ पर बात की गई है कि हमने कल बात की थी, चाइना जो है अफ्रीका की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव अपना दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि वहाँ पर मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर गोल्ड, वहाँ पर डायमंड बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी फ़िलहाल बात की गई है, एक रिपोर्ट निकल के आई है जिसमें बोला गया है कि अफ्रीका से बहुत बड़ी मात्रा में क्या हो रहा है, गोल्ड जो है, सोना जो है वो स्मगलिंग हो रही है उसकी अवैध तरीके से, और कहाँ पर भेजा जा रहा है? UAE में। सभी को मालूम है कि UAE बहुत ही एक तरीके से गोल्ड के मामले में एक तरीके से रिच कंट्री है। वहाँ पर बहुत सारे लोग अरबपति खरबपति रहते हैं और वहाँ पर स्मगलिंग के थ्रू ये सारी चीज़ें पहुँच रही हैं। तो इसको थोड़ा सा देखेंगे हम इस न्यूज़ को। अगली न्यूज़ क्या है? नॉर्थ कोरिया फायर्स मिसाइल टूवर्ड्स इट्स ईस्टर्न सी। तो नॉर्थ कोरिया जो है वो उसके ऊपर भी ईरान की तरह USA बहुत बड़ी सैंक्शंस लगाता है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन जो नॉर्थ कोरिया का जो भी वहाँ का हेड है उसको रोकना मतलब नामुमकिन है। अभी उन्होंने फिर से क्या किया है, अपना फायर मिसाइल लॉन्च किया है। कहाँ पर? ईस्टर्न सी में, जो कि जापान के आसपास है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे क्योंकि कई बार इस तरीके से क्वेश्चन आपसे बन जाता है। अगली न्यूज़ क्या है? ग्लोबल फंड लॉन्च टच अ रिकॉर्ड इन चाइना एज युआन स्लम्स। तो युआन जो है, चाइना की जो करेंसी है युआन, उसमें क्या हुआ है, अभी एक स्लो डाउन देखा गया है। ठीक है, तो उसके बारे में है, इसको थोड़ा सा देख लेंगे जनरल अवेयरनेस के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं। अगली न्यूज़ है जी कॉल्स फॉर कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस क्राइसिस इन वेस्ट एशिया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। जो कंट्री खुद ही दो स्टेट्स के बीच में हमेशा पिसता रहता है, हमेशा वो चाहता है कि आसपास की नेबरिंग कंट्री को क्या कर लिया जाए, ऑक्यूपाई कर लिया जाए, वो कंट्री शांति वार्ता लेकर के आ रहा है किसके ऊपर? इजराइल और फिलिस्तीन के ऊपर। यानी कि चाइना जो है वेस्ट एशिया में शांति स्थापित करने के लिए अभी एक कॉन्फ्रेंस करने के लिए जा रहा है। थोड़ा फनी है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि एक तो ग्रुप हमने बना रखा है जिसके लिए अभी हाल ही में स्विट्ज़रलैंड के जो हाईएस्ट ऑफिशियल आए थे हमारे यहाँ पे, उन्होंने इंडिया को इनवाइट किया था। वो भी शांति वार्ता स्थापित करने की बात कर रहे थे यूक्रेन और रशिया के बीच में। लेकिन यहाँ पर शी जिनपिंग जी, चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं, वो वेस्ट एशिया में शांति लाने की बात कर रहे हैं और 2 स्टेट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको हटाने की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इनका खुद का ही जो मामला नेपाल के साथ में, तिब्बत वाला एरिया और ताइवान के साथ में इनका चलता रहता है। ठीक है, तो देखेंगे इसको। अगली न्यूज़ है सेव अस फ्रॉम द ड्रग मिनेक पंजाब विलेजर्स टेल पार्टीज। तो यहाँ पर इलेक्शन से रिलेटेड ये बहुत छोटी सी न्यूज़ है, इसको थोड़ा सा देख लेंगे। यहाँ पर जो लोग हैं, किसान हैं, उनका मेन मुद्दा क्या है? हम सबको मालूम है, उड़ता पंजाब सबने देखी होगी आई थिंक, और पंजाब में सबसे बड़ा एक तरीके से थ्रेट है जो कि, और चैलेंज भी है गवर्नमेंट के लिए, वो क्या है? ड्रग्स। जहाँ पर बहुत सारे जो युवा हैं वहाँ के, वो नशीली चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ड्रग्स वगैरह का बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या होता है, सेवन होता है, यूज़ होता है। तो ये यहाँ पर पंजाब में अभी इलेक्शन के टाइम में बहुत ज़्यादा कंसर्न है और पूरी जो वहाँ की जनता है वो इसकी डिमांड कर रही है कि जो भी नई गवर्नमेंट आए वो क्या करे, इस समस्या से पंजाब को छुटकारा दिला पाए। तो अच्छी बात है, रोटी कपड़ा मकान से ऊपर उठ के समाज के लिए और क्या ज़रूरत है, इसका एक एग्जाम्पल सेट कर रही है पंजाब की जनता। लेकिन इंडिया में ऑल ओवर इस तरीके की कंडीशन आने में अभी बहुत टाइम लगेगा। अभी भी हमारे यहाँ पे सारा जो इलेक्शन है वो धर्म के ऊपर ही चल रहा है फ़िलहाल। तो ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं, हेल्थ हुआ, एजुकेशन हुआ, इस तरीके की नशाखोरी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, इन सब के ऊपर ध्यान बहुत कम लोगों का जाता है। लेकिन पंजाब जो है एक तरीके का एग्जाम्पल सेट कर रहा है, इसके बारे में देखेंगे। अगली जो एडिटोरियल है ये जो है टोबैको के ऊपर है और यहाँ पर बात की गई है कि द टोबैको एपिडेमिक इन इंडिया। तो एपिडेमिक, पेंडेमिक क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे अगर कोई बीमारी फैल जाती है अलग अलग कॉन्टिनेंट, अलग अलग कंट्रीज़ में, तो उसको पेंडेमिक बोला जाता है। और एपिडेमिक का मतलब है किसी एक कंट्री में, एक ही कंट्री के अंदर जब बहुत बड़े लेवल पे कोई समस्या या फिर कोई बीमारी बहुत फैलती है तो उसको एपिडेमिक बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तंबाकू जो है, जो गुटखा पान मसाला बहुत सारे लोग कंज्यूम करते हैं, जो पढ़ रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, उनमें से भी बहुत सारे लोग करते होंगे कंज्यूम, आई नो। तो अभी जो है हम एडिटोरियल के थ्रू बात करेंगे कि देख लीजिए भाई क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके। ऐसे तो लिखा होता है कि इनका सेवन करना जानलेवा है, इससे कैंसर हो सकता है, बट फिर भी आप लोग कंज्यूम करते हैं, अच्छी बात तो नहीं है बिल्कुल भी। खैर, जो एडिटोरियल बात करता है इसके ऊपर देखेंगे। इंडिया में क्या समस्याएं हैं इसको देखेंगे। पॉलिसीज़ हमारे यहाँ बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी क्यों नहीं रेगुलेट हो रहा है? क्योंकि मनी का खेल है यहाँ पर, तो उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा एक एडिटोरियल है। अगली न्यूज़ हमारी क्या है? द राइजिंग इंसिडेंस ऑफ, एक सेकेंड, द राइजिंग इंसिडेंस ऑफ
पेडियाट्रिक इन्फ्लेमेशन बाउल डिजीज़। तो यहाँ पर IBD के बारे में बात की जा रही है। IBD के बारे में आई थिंक हमने पहले भी बात की हुई है। इन्फ्लेमेटरी जो बाउल डिजीज़ जो होता है वो स्पेशली बच्चों में देखने को मिलता है, जहाँ पर क्या होता है इम्यून सिस्टम जो होता है वो बच्चों का ख़राब होने लगता है और उसके बाद फीवर और फिर आगे चल के डायरिया वगैरह जैसे चीज़ें होती हैं। फिर धीरे धीरे वो बड़ों में भी आ जाती हैं। तो इसके बारे में एक एडिटोरियल आया है, उसको देखेंगे। एडिटोरियल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, लेकिन हम क्या करेंगे अपनी PPT में IBD से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है उसको देख लेंगे, क्योंकि साइंस में आपसे डिजीज़ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये रहने वाला है आज का पूरा हाईलाइट, जिसके ऊपर क्या करना है हमें डिस्कशन करना है। अब शुरू करते हैं अपनी चर्चा को पहली न्यूज़ के साथ। बात कहाँ पर की जा रही है? सबसे पहले डिफेंस से रिलेटेड है, GS पेपर 3। ठीक है, यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है अभी कि एक हमारे यहाँ पे प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम क्या है, अग्निकुल। तो नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, जो कंपनी का नाम है वो है अग्निकुल और जो रॉकेट इन्होंने बनाया है उसका नाम क्या है, अग्निबाण। अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, जाहिर सी बात है। इससे भी आप इसको याद कर सकते हैं कि बाण जो होता है वो क्या होता है, उसको तो लॉन्च करने के लिए होता है उसको, तो इस तरीके से आप रॉकेट को भी लॉन्च किया जाता है, बाढ़ भी एक तरीके से छोड़ा ही जाता है। तो अग्नि बाढ़ जो है वो रॉकेट है और इसको बनाया किसने है, अग्निकुल नामक स्टार्टअप कंपनी ने बनाया है। ये पहली ऐसी निजी कंपनी है जो क्या कर रही है, एक 3D प्रिंटेड इंजन बना रही है। और ये केवल इंडिया की ही पहली ऐसी कंपनी नहीं है जो 3D प्रिंटेड इंजन बना रही है, पूरे वर्ल्ड की, यहाँ पर लिखा होगा वर्ल्ड्स फर्स्ट, तो पूरे विश्व में इस तरीके का काम करने वाली अग्निकुल पहली स्टार्टअप कंपनी बन गई है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि प्राइवेट है, प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू बन रहा है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3D प्रिंटेड जो इंजन है DRDO वगैरह बना चुके हैं डिफेंस के क्षेत्र में, लेकिन प्राइवेट किसी स्टार्टअप ने इस तरीके का काम पहली बार किया है और ये इंडिया में हुआ है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। नाम क्या है इसका? तो नाम है इसका शॉर्टेड, छोटे फॉर्म में इसको कहा जाता है शॉर्टेड। इसका फुल फॉर्म क्या है, सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगर आपसे अग्निकुल न लिख करके क्या पूछ लिया जाए, अगर आपसे अग्नि बाढ़ या अग्निकुल न लिख करके शॉर्टेड के बारे में पूछ लिया जाए तो ध्यान में रखिएगा ये भी इसी का ही नाम है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर। ठीक, तो ये जो रॉकेट है वो 3D प्रिंटेड रॉकेट है और इसको कहाँ पर छोड़ा जा रहा है, जो पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट है वहाँ पर छोड़ा जा रहा है। ठीक है, और इसको हेल्प किसने किया है, तो IIT मद्रास की हेल्प से इसको लॉन्च किया गया है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। और इसरो ने भी क्या किया है, इसमें थोड़ी अपनी एक तरीके से खुशी जाहिर की है, क्योंकि इस तरीके के हमारे यहाँ पे जो भी काम होता है वो इसरो वगैरह ही करते हैं। तो इसरो ने अभी अपने SpaceX जो उनका जो X है, SpaceX नहीं X जो है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है जिसका नाम अब चेंज हो गया है, X हो गया है, वहाँ पर इसकी सूचना दी है। ठीक है, तो हमारे लिए 2-3 नाम इंपॉर्टेंट थे। पहला तो क्या, एक तो कंपनी अग्निकुल, दूसरा रॉकेट का नाम अग्निबाण है जिसको हम दूसरे फॉर्म में शॉर्टेड भी कह रहे हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर छोड़ा जा रहा है, ये एक तरीके का रॉकेट है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा किस तरीके का रॉकेट है, 3D प्रिंटेड रॉकेट है। और ऐसा करने वाला इंडिया विश्व में पहला कंट्री बना है और वहाँ पर कोई स्टार्टअप कंपनी जो कि अग्निकुल है वो ऐसा करने वाली विश्व की पहली स्टार्टअप कंपनी बनी है। ठीक है, तो इतना जो था यहाँ पर इम्पॉर्टेंट था। डिफेंस के क्षेत्र में हम नित नए क्या कर रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं, है ना, इनोवेशंस कर रहे हैं। कल हमने रुद्रम के बारे में बात की थी, रुद्रम 2 के बारे में। ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताना है कि रुद्रम 2 जो है वो किसने बनाया है, इसरो ने बनाया है या फिर DRDO ने बनाया है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सारी चीज़ें देख ली हैं। अग्निकुल कॉस्मोस जो है कंपनी है, अग्निबाण दोनों ही क्या है, एक तरीके की निजी भारतीय एरोस्पेस स्टार्टअप है और अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड है, ये चेन्नई में स्थित है। और अभी हमने बात की कि इन्होंने क्या किया है, अभी एक रॉकेट बनाया है। ठीक है, तो अग्निकुल का ध्यान बेसिकली लो अर्थ ऑर्बिट के लिए ही होता है। लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, पृथ्वी की सतह से 160 किलोमीटर से लेकर के मैक्सिमम अगर आप 1000 किलोमीटर भी और एकदम बहुत ज़्यादा मैक्सिमम अगर जाएंगे तो 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक में जो अर्थ ऑर्बिट होता है वहाँ के लिए रॉकेट और सैटेलाइट्स वगैरह छोड़े जाते हैं। तो बेसिकली अग्निकुल स्टार्टअप जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट के लिए ही क्या करती है, उपग्रह वगैरह बनाती है। ठीक है, फिलहाल इसने उपग्रह नहीं क्या बनाया है, रॉकेट बनाया है, इसको भी रॉकेट लॉन्च किया है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जहाँ से क्वेश्चन बनता है उसको हमने बता दिया है आपको।
ये जो है एक नए तरीके का चैलेंज निकल के आया है। सिक्योरिटी के लिहाज से भी देख सकते हैं, अगर टूरिज़्म के लिहाज से देखें कि हमारे इंडिया पे ऊपर बर्डन कितना है टूरिज़्म का, तो आप इससे भी देख सकते हैं। किस प्रकार का टूरिज़्म? हेल्थ टूरिज़्म का। हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है विदेशों से लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए। ये बात अलग है कि हमारे यहाँ के जितने रईस लोग हैं वो इलाज कराने के लिए बहुत बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स होते हैं विदेशों में वहाँ जाते हैं, लेकिन अगर आप डाटा उठा करके देखेंगे तो इंडिया में बहुत ज़्यादा हेल्थ टूरिस्ट जो आते हैं, जिनका काम जो होता है बेसिकली वो आसपास के नेबरिंग कंट्रीज़ के होते हैं और ये हमारे यहाँ पे आते हैं। तो अभी एक डाटा के थ्रू बात की गई है कि हर साल हमारे यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट आते हैं हेल्थ के क्षेत्र में, वहाँ से लगभग 60% अकेले बांग्लादेश से आ रहे हैं। और इसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फेक डॉक्यूमेंट लेकर के आ रहे हैं इलाज करवाने के लिए इंडिया में। तो यहाँ से एक तरीके का सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर इस तरीके का मामला शंकर नेत्रालय से निकल के आया है, जो कि कहाँ पर है? चेन्नई में है। और यहाँ पर इस तरीके के केस निकल के आए हैं। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर आगे पता चलेगा कि मुद्दा क्या है, लोग इस तरीके से क्यों आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि किसके बारे में बात की जा रही है। हेल्थ टूरिज्म के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो ये एक जनरल अवेयरनेस के लिए बात थी। दूसरा मुद्दा भी एक ये भी आया है कि वीज़ा वगैरह से रिलेटेड भी यहाँ पर कुछ मुद्दे हैं, जैसे कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो है वो वीज़ा प्रोवाइड नहीं कर रही है, हेल्थ वीज़ा जल्दी से प्रोवाइड नहीं कर रही है यहाँ पर जो टूरिस्ट आना चाहते हैं उनको। इस वजह से भी उनको क्या हो रहा है, इलीगल तरीके से आना पड़ रहा है। ठीक है, तो कई सारे मुद्दे होते हैं किसी भी काम के पीछे। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि ये मुद्दा गवर्नमेंट की कमी की वजह से हो रहा है वहाँ की, या फिर इसमें कुछ इलीगल ऐसे भी मिलिटेंट्स हैं या फिर ऐसे भी लोग हैं जो कि इंडिया में थ्रेट क्रिएट करना चाहते हैं। तो अभी क्या है, हर एक कदम फूंक फूंक के रखना पड़ता है, क्योंकि हमने अभी कुछ दिनों में देखा है हमारे यहाँ पे स्कूलों में बॉम्ब के थ्रेट्स आ रहे हैं, हमारे यहाँ पे जो एरोप्लेन है वहाँ पर बॉम्ब के थ्रेट्स आ रहे हैं, एयरपोर्ट वगैरह पे। तो इस तरीके से हर एक चीज़ को सिक्योरिटी के पर्पज़ से देखना बहुत ही अभी क्या है, ज़रूरी है। ठीक, अगली ये छोटी सी न्यूज़ है, एथिक्स के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर बात किसके बारे में की जा रही है? मनमोहन सिंह जी ने बात की है पहली बात तो, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, हमारे इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं, बहुत ही एक अच्छे एक तरीके से कहना चाहिए अर्थशास्त्री हैं। 1991 में जब LPG रिफॉर्म आया था तो तब ये इकोनॉमिक मिनिस्टर थे आई थिंक वहाँ पे, और इनकी वजह से ही देश जो है उस समय आर्थिक मंदी से निकल के बाहर आया था। ठीक है, तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका। वो अलग बात है कि ये राजनीति में आए जब से, तो इनके साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, कम बोलते हैं इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा इनके ऊपर जोक्स बनाए गए, लेकिन अगर पर्सनैलिटी वाइज देखा जाए तो ये बहुत ही एक तरीके से उम्दा व्यक्तित्व है, मुझे तो लगते हैं पर्सनली फ़िलहाल। तो यहाँ पर बात क्या की गई है, अभी कुछ दिनों पहले जो PM मोदी हैं उन्होंने इनके ऊपर में ऐसा ही फॉल्स एलिगेशन लगा दिया था। किसी मंच पर वो प्रचार करने गए थे और उन्होंने बोला था कि एक टाइम पहले जब मनमोहन सिंह जी कैबिनेट में थे तब उन्होंने जो क्या किया था, किसी स्पेशल माइनॉरिटी को बहुत ज़्यादा हक देने की बात की थी। उनका इशारा जो था वो मुस्लिम माइनॉरिटी की तरफ था। तो उसके ऊपर अभी इन्होंने मनमोहन सिंह जी ने बोला है, और ये बात ऐसे नहीं बोला है कि किसी व्यक्ति ने मेरे लिए कोई ख़राब बात बोल दी तो मैं उसको रिटेलिएट कर रही हूँ या मैं उसको रोक रही हूँ। उन्होंने एथिकल बेस पे बात की है। उन्होंने बोला है कि इस तरीके का अगर कोई प्राइम मिनिस्टर इस तरीके का मिसलीडिंग चीज़ें फैलाता है या इस तरीके की बातें बोलता है तो ये किसकी डिग्निटी को हार्म करता है? PMO ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की डिग्निटी को हार्म करता है। लोगों का भरोसा कहीं ना कहीं उठता है यहाँ से कि इतना सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति जिसको जनता इतना एडमायर करती है, इतना देखती है, लोगों में क्रेज़ बहुत ज़्यादा है मोदी जी का, तो इस तरीके से सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ जो भी व्यक्ति है उसको अपनी डिग्निटी को मेंटेन करके रखना चाहिए। कोई भी मिसलीडिंग चीज़ जो है जिससे कि समाज की, सोसाइटी की हारमोनी जो है क्या वो ब्रेक हो, ख़त्म हो, उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसी बातों को नहीं करना चाहिए। इसको लेकर के मनमोहन सिंह जी ने अपना स्टेटमेंट दिया है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो है ना एथिक्स में हम यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें पार्टी का नाम यूज़ नहीं कर सकते, हम इसमें इसका ये नाम यूज़ नहीं कर सकते कि मनमोहन सिंह ने बोला या मोदी ने बोला, बट हम ये ज़रूर इस एग्जाम्पल के थ्रू कर सकते हैं कि कोई भी एथिकल बात आती है, अगर मान लीजिए कि सर्वोच्च पद पे बैठा व्यक्ति है उसको किस तरीके से एथिक्स को फॉलो करके चलना चाहिए, तो वहाँ पर आप इसको एक तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू दे सकते हैं कि सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति इस तरीके की हरकतें ना करे तो वही ठीक लगता है। और हाल में ऐसे कई मामले देखे गए हैं इस तरीके से। ठीक है, तो कोई भी डाटा जो होता है उसको किस
तरीके से हमें अपने आंसर राइटिंग में यूज़ करना है, ये हमारी कला होनी चाहिए। और ये होगा कब? जब आपको सिलेबस का ईच एंड एवरी पॉइंट जो है क्या होगा, रटा होगा, तभी जा कर के आप कोई भी न्यूज़ पढ़ेंगे वहाँ से अपने काम की चीज़ निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। अगली न्यूज़ है फैक्चुअल डाटा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ में एक नया जो है कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। अब इसके ऊपर बहुत डिबेट होगी। यहाँ पर भोपाल जो है एमपी में, हाई कोर्ट भोपाल में है, और वहाँ पर जो एमपी का हाई कोर्ट है उन्होंने अभी एक नया ऑर्डर दे दिया है। किसके बारे में? एससी रिफ्यूज़ प्रोटेक्शन टू इंटरफेथ कपल टू मैरी अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। तो मामला गया था 23 साल का जो कपल था, उनके शादी को लेकर के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने इंटरफेथ मैरिज की थी, यानी कि हिंदू मुस्लिम जो भी कपल्स थे वो अलग अलग धर्म के थे, और उन्होंने कोर्ट में अपनी शादी को रजिस्टर कराने के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू क्या किया था, एक तरीके से मांग की थी। तो वहाँ पर हाई कोर्ट में जब ये मुद्दा गया तो कोर्ट ने इनको क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, और एक नई कंट्रोवर्सी निकल के आ गई कि जो भी इंटरफेथ मैरिज करेगा उसको स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मान्यता नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये करंट न्यूज़ है। हाई कोर्ट ने बोला है, हो सकता है कि अब जो ये कपल है वो सुप्रीम कोर्ट में जाए, फिर वहाँ पर अलग वर्डिक्ट निकल के आए। फिलहाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है स्पेशल मैरिज एक्ट। इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर क्या है? विशेष विवाह अधिनियम। पहली बात तो ये एक्ट कब का है? 1954 का ये एक्ट है। ठीक है, और इसमें क्या प्रावधान है? जो भी विभिन्न धर्मों या राष्ट्रीयता से संबंधित लोग हैं उनका विवाह, और उन लोगों के लिए जो भी चीज़ें होनी चाहिए, विवाह होने के बाद में उनको जो भी संरक्षण वगैरह देना है, उसको लेकर के प्रावधान इस स्पेशल मैरिज एक्ट में है। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि अलग धर्म के लोग विवाह करते हैं, फिर उनकी फैमिलीज पीछे पड़ती हैं, उनकी जान का खतरा होता है उनको। तो उस तरीके से एक बारी अगर इस स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोई रजिस्टर हो जाता है तो फिर कोर्ट उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकती है, पुलिस उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकती है। इस तरीके के भी फ़ायदे होते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है एमपी हाई कोर्ट का मामला अलग है, तो देखेंगे उसको कि उसके ऊपर फिर नया क्या वर्डिक्ट आता है। फ़िलहाल इसके लिए पात्रता वगैरह के लिए क्या होना चाहिए? 2 व्यक्ति कोई भी धर्म का हो, अगर वो चाहे अपने आप को रजिस्टर करा सकता है। ठीक है, साथ के साथ में नोटिस वगैरह देना होता है इनको कोर्ट में जाकर के, और कुछ दिनों के लिए ऐसा होता है कि कुछ टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है कि 20 से 21 दिन के बीच में, जब उन्होंने मैरिज की है उससे 20-21 दिन के बीच में उनको जा कर के वहाँ पर क्या करना होता है, जो रजिस्ट्रार होता है उसके पास में अपने जो मैरिज है उसको रजिस्टर करवाना होता है, जिसमें दोनों पार्टी के तरफ से कुछ गवाह वगैरह भी लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के सारे प्रोविजंस होते हैं फ़िलहाल। तो हमारे पास में पता है हमें कि विशेष विवाह अधिनियम एक्ट जो है 1954 का, वो देता है ये आज़ादी कि व्यक्ति किसी भी धर्म का हो वो क्या कर सकता है, विवाह कर सकता है। लेकिन अभी जो ये मुद्दा निकल के आया है, अब इसके ऊपर और थोड़ी क्लियरिटी आएगी। कब? जब ये मुद्दा थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा तब। ठीक है, इसमें दस्तावेज क्या ज़रूरत होते हैं बता देती हूँ। अगर किसी का मूड हो, इस तरीके का प्लानिंग हो इन फ्यूचर, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। एक तो आवेदन पत्र आपके पास होना चाहिए, दूसरा आपके पास में आयु प्रमाण पत्र, एज सर्टिफिकेट होना चाहिए, पासपोर्ट वगैरह जो फ़ोटोग्राफ आपको चाहिए पासपोर्ट साइज़ का, साथ के साथ में जो भी आपका एक तरीके से आईडी कार्ड वगैरह होगा उसको लेकर के आप जा कर के क्या कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक है, इतना काम की न्यूज़ हमने देख ली। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर ये जो न्यूज़ है वो आपके पीसीएस के लिहाज से इम्पॉर्टेंट हो सकता है और वनडे एग्ज़ाम्स में भी आपसे पूछा जा सकता है। बात कहाँ पर की जा रही है? तेलंगाना की ये बात की जा रही है कि तेलंगाना अभी 2 जून को क्या है, अपना स्थापना दिवस मनाने के लिए जा रहा है। ठीक है, 2014 में ये यहाँ से आंध्र प्रदेश से निकल के नया राज्य बना था इंडिया का। ठीक है, लेटेस्ट अगर आपसे पूछा जाए कि लेटेस्ट राज्य कौन सा है इंडिया का, पार्टीशन के जो बाद से, आज़ादी के बाद से नवनिर्मित, हाल का नवनिर्मित अगर बोला जाए तो वो तेलंगाना ही होगा, क्योंकि तेलंगाना के बाद कोई भी राज्य नहीं बना है। यूटी ज़रूर बनी है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उसको अभी स्टेट दर्जा देने की बात हो रही है, लेकिन लेटेस्ट अभी राज्य का दर्जा तेलंगाना को ही मिला हुआ है। ठीक है, 2014 में। तो अभी जो है तेलंगाना जो है जय जय हे को अपना स्टेट सॉन्ग डिक्लेयर करने के लिए जा रही है। 2 जून को तेलंगाना की जनता को ये चीज़ें मिलेंगी। इनको जिन्होंने बनाया है वो ऑस्कर अवार्ड विनर हैं, तो इनका नाम पूछा जा सकता है। कौन है? एम कीरावनी। ठीक है, तो एम कीरावनी जी जो हैं, जो कि ऑस्कर अवार्ड विनर हैं, उन्होंने ये पूरा जो सॉन्ग है वो बनाया है। अब हम इसको जा कर के आज सुनेंगे कि ये हमारे जय जय हे जो जनगण मन है उसमें जो जय जय है उससे कितना रिलेट करता है। डेफिनेटली अलग ही होगा।
तो फैक्चुअल जो है स्टेट पीसेस के हिसाब से आपको मालूम होना चाहिए स्टेट कौन सा है, तेलंगाना, और नेशनल सॉन्ग उनका जो स्टेट सॉन्ग कौन सा है, जय जय हे। ठीक है, बनाया किसने है, ऑस्कर अवार्ड विनर एम कीरावानी ने। ठीक, अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। ये हमने बात की मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर के, तो यहाँ पर बात की जा रही है वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया गया। कब मनाया गया, 28 मई को। इसके ऊपर में ये पूरा एक न्यूज़ आई हुई है, यहाँ पर बात की गई है। बात क्या की गई है, बहुत सारे डायमेंशंस पे बात की गई है। पहली बात तो ये बात की गई है कि जनरली ऐसा होता है, इस बार की थीम क्या है, पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड किक्ड आउट। तो यहाँ पर बात की गई है पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड बनाने की इस बार की थीम है। कई बारी स्टेट पीसीएस वगैरह में आपसे डे और उनके इंपॉर्टेंट डे साथ के साथ में थीम्स पूछी जाती है। ठीक है, तो अब जैसे जैसे हमारा ज़माना, हमारा जो समाज है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो रहा है, नए नए तरीके के मुद्दे हमारे लिए निकल करके आ रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर अब हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करें, हम वर्क प्लेस पे कितने वीक डेज़ होने चाहिए, कितना आपका ऑफ डे होना चाहिए वर्क से, वर्किंग डेज़ कितने होने चाहिए, ऑफ डे कितना होना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करें। हम महिलाओं को प्रेगनेंसी के समय में कितना उनको छुट्टी मिलनी चाहिए उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद किस तरीके से उनको कंपनसेट करना है इसके बारे में बात करें। साथ के साथ में हम मेंस्ट्रुएशन के बारे में भी अब थोड़ा बहुत क्या कहना चाहिए, एक तरीके से वोकलाइज हो गए हैं, बहुत हम इसके ऊपर बोल रहे हैं। लेकिन ऑल ओवर कंट्री के हिसाब से अगर इंडिया का देखें तो अभी भी इंडिया की सोसाइटी ऐसी है, इंडियन सोसाइटी में इन सारी चीज़ों के ऊपर में बात बहुत ज़्यादा तो नहीं की जाती है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इसके ऊपर डिबेट, चर्चा होनी शुरू हो गई है। तो बात किसके बारे में की जा रही है, वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे के बारे में बात की जा रही है। 28 मई को बनाया जाता है, पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड बनाने की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि जनरली जो 13 से 15 साल की एज में जब बच्चियाँ होती हैं तो उनको पुबर्टी जब हिट करती है तब उनके पीरियड्स वगैरह के जो भी केसेस हैं वो शुरू होते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी ऐसी है, इन टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करती है, उनको एक टैबू मान के चलती है। तो इस वजह से क्या होता है कि इनिशियल एज में बच्ची के जो बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं उसकी एक तरीके से अनदेखी हो जाती है, और कई बार आगे चल के वो अनदेखी की वजह से बच्चियों में बहुत ही एक तरीके से गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, बहुत कॉमन हमारे यहाँ पे पीसीओडी एक बीमारी चलती है जो कि ये इरेगुलर पीरियड्स वगैरह की वजह से ही होती है। ठीक है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं, नेचुरल बायोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, इनके ऊपर बात करने से बिल्कुल भी हिचकना नहीं चाहिए। एटलीस्ट पढ़े लिखे लोगों को तो नहीं ही हिचकना चाहिए, क्योंकि आपके हेल्थ से रिलेटेड है ये। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट फिल्म भी देखी थी जिसमें बच्चियों के साथ में जब वो इस तरीके की एज में होती हैं, वो जो पेन होता है उसमें क्या होता है, हमारा समाज इस तरीके का होता है कि उसको एक तरीके से दबाने की, छुपाने की कोशिश करता है कि पीरियड्स का पेन ही तो है, हम सब गुजरे हैं इससे, तुम माँ ही होती है उस बच्ची की जो उसको बोलती होती है कि सारी महिलाएं इससे गुजरती है, तुम्हें इतना दर्द क्यों हो रहा है, तुम क्यों इतना चीख रही हो, ऐसी चीज़ें होती है। फिर वो चीज़ें ध्यान में नहीं दी जाती हैं और आगे चल के उस बच्ची की डेथ हो जाती है। ये एक शॉर्ट फिल्म मैंने देखी थी, तो वो इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर है कि ये जो है इनिशियली बायोलॉजिकल नेचुरल चीज़ें हैं, इनके ऊपर पहली बात तो बात होनी चाहिए। और जब बच्चियाँ इस एज में पहुँचती हैं तो उनको एक बहुत स्पेशल केयर, एक स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, उनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत होती है, सो दैट आगे चल के उनको क्या हो, एक तरीके से कोई भी जान का खतरा ना हो, एक तरीके से इसके बारे में बात की गई। ठीक है, तो ये हेल्थ के इशू को देखते हुए अगर आपसे क्वेश्चन बने कभी महिलाओं की समस्याओं को लेकर के हेल्थ के टॉपिक में, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं। और डे याद रखिएगा, 28 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे। आज जो न्यूज़ है वो शॉर्ट न्यूज़ ज़्यादा है, स्टेट पीसीएस वगैरह के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडिटोरियल्स भी एक दो हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो एडिटोरियल है उसको काफ़ी अच्छे से ही डिस्कस करेंगे हम। तो आप देखते जाइए, आपको यहाँ से बहुत सारे आज इन्फॉर्मेटिव डाटा मिलेंगे। अब अगली जो न्यूज़ है वो किसके बारे में बात कर रही है, ये जीएस पेपर 3 हेल्थ से रिलेटेड है। यहाँ पर डोनेशन, जो ऑर्गन डोनेशन को लेकर के बात हो रही है इंडिया में, अभी बोला गया है, एक रिपोर्ट आती है उसमें बात की गई है, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट तो नहीं आई है, जो ऑर्गन डोनेशन का जो एक तरीके से रेट है हमारे यहाँ बहुत कम है, इसके बारे में बात की गई है कि लोग बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हैं और कई लोग तो डरते भी हैं ऑर्गन डोनेट करने से। साथ के साथ में इंसान जिंदा हो तब तो लगाव हो या ना हो हमारी सोसाइटी का, मरने के बाद लोगों से एक अलग ही लगाव लोगों को हो जाता है कि वो बोलते हैं कि हम बॉडी डोनेट नहीं करेंगे, वो चीड़ फाड़ होगी, पोस्टमार्टम होगा वगैरह वगैरह सारी चीज़ें।
तो अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखेंगे तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा एक तरीके से नॉर्मल हैं उनके लिए। और हमारे यहाँ पे एक सोसाइटी का एक माइंडसेट भी होता है, गलत कुछ भी नहीं है उसमें, हर इंसान का अपने जो प्रियजन होते हैं उनसे लगाव होता है। फिलहाल यहाँ पर मुद्दा क्या हो रहा है, यहाँ पर मुद्दा है अनरिलेटेड ऑर्गन डोनर्स कंसेंट मस्ट बी एक्सेप्टेड सेज हाई कोर्ट। तो जो चेन्नई जो है तमिलनाडु का जो हाई कोर्ट है वहाँ पर ये मामला निकल के आया है। हाई कोर्ट ने बोला है कि अभी तक हमारे यहाँ जो रूल है उसमें 2011 में अमेंडमेंट किया गया है, अभी हम उसको भी देखेंगे कि ऑर्गन डोनेशन से रिलेटेड कौन सा एक्ट है। 2011 में अमेंडमेंट करके ये बोल दिया गया था कि जो ऑर्गन डोनेशन है वो निकट संबंधी का ही होना चाहिए। मतलब कि अगर मान लीजिए कि किसी फैमिली में कोई मेम्बर है जिसको ऑर्गन फेलियर हो गया है, मान लीजिए किडनी लिवर से रिलेटेड कोई फेलियर हो गया है, तो जो डायलिसिस होगा या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट होगा वो उनकी फैमिली या फिर निकट संबंधियों में से, रिलेटिव्स में से ही कोई ऑर्गन डोनेट कर सकता है। इस तरीके के प्रोविज़न आए थे। ठीक है, ये मुद्दा क्यों आया था, क्योंकि ऑर्गन डोनेशन जो है अपने आप में इलीगल काम के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट करके देता है। इलीगली बहुत ज़्यादा लोगों का क्या होता है, आपने देखा भी होगा, अवेयर भी होंगे अगर आप डेली न्यूज़ वगैरह पढ़ते होंगे काफ़ी लंबे समय से, तो कई बार ऐसे केसेस आते हैं कि लोगों को क्या कर लिया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है, फिर उनको मार करके उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनको क्या किया जाता है, बेचा जाता है। इस तरीके के केसेस बहुत आते हैं। तो ऑर्गन डोनेशन जो है अपने आप में बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग फील्ड है, इसको रेगुलेट करने की बहुत ज़रूरत होती है। इसीलिए हमारी पॉलिसी को अमेंड कर दिया गया था और ये बोल दिया गया था कि निकट संबंधी ही ऑर्गन दे सकते हैं। लेकिन अभी हाई कोर्ट जो है चेन्नई का, उन्होंने ये बोला है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कर्टसी दिखा करके, दया दिखा करके चाहता है, जो कि रिलेशन में नहीं आता फिर भी चाहता है कि वो अपना जो ऑर्गन है वो डोनेट करना चाह रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को संदेह की निगाह से नहीं देखना है और उनको ये परमिट करना है कि वो जा कर के क्या कर सके, ऑर्गन डोनेट कर सके। ठीक है, तो अब ये जो पूरा मुद्दा है इसके ऊपर साथ के साथ इन्होंने, हाईकोर्ट ने ये भी बोला है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो इनकी पॉलिसीज़ हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज़ करना चाहिए और थोड़ी बहुत एक तरीके से कहना चाहिए कि लिबर्टी थोड़ी सी लोगों को देनी चाहिए। एक लचीला जो है एक कानून होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति अपनी एक खुद की इच्छा से देना चाहता है, भले वो रिलेशन में नहीं भी आता है, तो उसको इस तरीके से ना देखा जाए कि इसका कोई पर्पस हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति देना चाहता है जिससे दूसरे की जान बच सकती है तो इसमें कोई खराबी नहीं है। ठीक है, तो ये तो न्यूज़ थी। हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे यहाँ पे प्रोविज़न क्या है। तो हमारे यहाँ पे मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम है 1994 का। पहली बात तो ये इम्पॉर्टेंट है कि कब का एक्ट है, 1994 का। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ह्यूमन जो ऑर्गन ट्रांसफ़र एक तरीके से ट्रांसफ़र करने का या फिर ट्रांसप्लांट करने का एक्ट है, कब का, 1994। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें आगे चल के 2011 में संशोधन भी हुआ है। पहले हम देख लेते हैं 1994 का क्या है, कि ये भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था 1994 में मानव अंगों के वाणिज्यिक लेन देन को रोकने के लिए। वाणिज्यिक लेन देन का क्या मतलब है कि पहले जो था वो ऑर्गन्स जो हैं वो पैसे की वजह से बहुत ज़्यादा इलीगल तरीके से लेन देन किया जाता था। जैसा मैंने अभी बताया, अभी भी होता है ये इलीगल तरीके से कि लोगों को किडनैप करके, मार करके फिर उनके बॉडी पार्ट्स को बेच दिया जाता है, ऑर्गन्स को बेच दिया जाता है। तो इसको रोकने के लिए 1994 में ये एक्ट आया था। उसके बाद में क्या हुआ, बहुत सारे उसमें समय समय पर प्रावधान जोड़े गए। उसके लिए एक कमेटी बनाई गई। कमेटी जो है वो देखती थी, उसकी बार बार समीक्षा करती थी और उसमें कोई कमियां हो तो उसको निकाल करके लेके आती थी। यहाँ पर भी अभी जो पूरी न्यूज़ हमने डिस्कस की, यहाँ पर भी उस कमेटी के बारे में बात की गई है कि जो कमेटी है वो क्या करती है, एक तरीके से जो भी मुद्दे होते हैं उनको, जो भी नया कानून है उसमें कौन से प्रोविजंस डालने हैं, नहीं डालने हैं, इसके ऊपर एनालिसिस जो है वो कमेटी ही करती है। तो कोर्ट ने बोला था कि कमेटी को भी थोड़ा सा एक तरीके से लिबरलाइज होना चाहिए और अगर कोई व्यक्ति खुद से देना चाहता है अपने ऑर्गन्स तो फिर उसको परमिट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की 1994 के एक्ट की। फिर 2011 में कुछ उसमें संशोधन किए गए। क्या संशोधन किए गए, अवैध लेन देन की घटनाओं को और भी ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए उसमें बहुत सारे संशोधन किए गए और ये बोल दिया गया कि जो भी ऑर्गन डोनेट करेगा वो कौन करेगा, निकट संबंधी जो होगा वो क्या करेगा, जीवित व्यक्तियों का या फिर जीवित व्यक्ति या फिर जो निकट संबंधी होगा उनका, वो क्या
करेगा, ऑर्गन को डोनेट करेगा। ये हमने 2011 में संशोधन करके इसमें प्रोविजंस जोड़ दिए हैं। अब इसी को लेकर के क्या होता है कि अभी ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को ऑर्गन की ज़रूरत है, कोई फैमिली में ऐसा व्यक्ति है जिसका ऑर्गन जो है वो फिट नहीं बैठ रहा है, फिर अगर किसी परिवार को, किसी पेशेंट को दूसरे जो लोग हैं, नॉर्मल जो लोग हैं, जो उनके नॉन रिलेटिव है, अगर उनसे ऑर्गन्स लेने हैं तो फिर बहुत सारी क्या होती है, समस्याएं होती हैं। तो इसको ध्यान में रख करके हाई कोर्ट ने अभी ये पूरा अपना ऑर्डर दिया है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर में क्या आगे न्यूज़ आती है। ठीक, अब अगली न्यूज़ इंटरनेशनली बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने तेलंगाना में बात की कि वहाँ पर अपना एक स्टेट सॉन्ग क्या किया है, रिलीज़ किया है। इसी तरीके का काम नाइजीरिया ने किया है, लेकिन नाइजीरिया का जो एक तरीके से उद्देश्य है वो बहुत ही अलग है। यहाँ के जो मेन अथॉरिटी हैं उनके ऊपर क्वेश्चन लगे थे। जो प्रेसिडेंट है बोला अहमद तिनुबू, तो बोला अहमद तिनुबू जो है, इनके ऊपर में यहाँ की इनकी जनता ने ही एक तरीके से एलिगेशन लगाया था कि इनका जो भावना है वो राष्ट्र के प्रति एक तरीके से सही भावना नहीं है, राष्ट्र प्रेम की भावना इनमें नहीं है, देश प्रेम की भावना इनमें नहीं है। तो उस देश प्रेम की भावना को दिखाने के लिए जो बोला अहमद तिनुबू जी हैं, जो कि नाइजीरिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्या किया है, सडनली एकदम अचानक से जो उनका नेशनल सॉन्ग है, जो एंथम है, उसको चेंज करने की बात की है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में कौन सा ऐसा देश है जिसने इस तरीके का कोई कदम उठाया है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये आता है। अभी हम मैप के थ्रू भी देख लेंगे इसको। और इनका जो स्लोगन क्या है, नाइजीरिया वी हेल थी। ठीक है, तो मतलब कि वो वहाँ की जनता को क्या कर रहे हैं, एकजुट करने वाला ये नेशनल एंथम लेकर के आए हैं। ठीक है, आपके लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट ये है, अगर स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन बने तो क्या इम्पॉर्टेंट है, नाइजीरिया। ये जो है नाइजीरिया आपको दिखाई दे रहा है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक देश है। इसके राइट साइड में आपको चार्ट मिलेगा, नीचे आपको कैमरून दिखाई दे रहा है। और ये जो है लैंडलॉक कंट्री नहीं है। लैंडलॉक कंट्री क्यों नहीं है, क्योंकि इसके एक साइड में आपको अटलांटिक ओशन दिख रहा है। तो कोई भी टॉपिक न्यूज़ में होता है तो हमने बार बार ही बोला हुआ है कि इसी तरीके से आपको पढ़ना होता है। नाइजीरिया और नाइजर अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। नाइजर जो है वो नॉर्थ में पड़ता है और उसके साउथ में नाइजीरिया आता है। ठीक है, उसके लेफ्ट साइड आपको बेनिन दिख रहा है। और लैंडलॉक कंट्री नहीं है क्योंकि अटलांटिक ओशन से दक्षिण वाला जो छोर है उसका अटलांटिक ओशन से कनेक्ट होता है, लिंक होता है। ठीक है, अफ्रीकन कंट्री है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आपको यहाँ से क्या करना है, आपको जाना है और नाइजीरिया की कैपिटल और उसकी करेंसी को देखना है एक बार। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा होमवर्क रहेगा। अगली न्यूज़ हमारी बहुत छोटी है और ये स्मगलिंग को लेकर के है कि किस तरीके से सोना जो है, इंडियन सोसाइटी में तो सोना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ही। हमारी मम्मियाँ जो माताएं हैं, हमारे यहाँ सोने से बहुत ज़्यादा प्रेम है उनको। ठीक है, और इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे क्या होता है, सोना आयात भी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि यूएई जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मगलिंग हो रही है सोने की। और कहाँ से हो रही है, अफ्रीका से हो रही है। बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ें नहीं हैं, लेकिन न्यूज़ थी तो उसको हमने देखा। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, डिफेंस में ही और इंटरनेशनल लेवल पे नॉर्थ कोरिया समय समय पर अपने मिसाइल वगैरह दाग करके ये बताता रहता है यूएसए को कि देखो भाई, हम डरने वाले नहीं हैं, हमारे पास इतने हथियार हैं, ज़्यादा पंगा लोगे तो आगे चल के तुम्हें क्या हो सकता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो अभी नॉर्थ कोरिया ने क्या किया है, ईस्टर्न सी में अभी एक लॉन्च किया है अपना मिसाइल, फायर मिसाइल लॉन्च की है उसने। अब इसको ध्यान में रखते हुए जो जापान है वो थोड़ा सा टेंशन में आ गया है यहाँ पर, तो वो क्या कर रहा है, अपनी सिक्योरिटी वगैरह टाइटन कर रहा है। फिलहाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, नॉर्थ कोरिया, इसकी कैपिटल क्या है, प्योंगयांग। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। और एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में कौन सा चैनल है जो कि डिवाइड करता है। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया पहले एक हुआ करते थे, फिर बाद में उनको अलग अलग किया। उत्तर वाला भाग नॉर्थ कोरिया कहलाया, दक्षिण वाला भाग क्या किया, साउथ कोरिया कहलाया। पूरा ये जो आता है एरिया वो साउथ चाइना सी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको आपको आज जा कर के मैप में देखना है। और साथ के साथ में आई थिंक 48 डिग्री चैनल जो है, जो इनको क्या करता है, एक दूसरे से अलग करता है। तो ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कि कौन सा चैनल है यहाँ पर, तो इसको हमने देख लिया। अब चलते हैं आगे जो न्यूज़ है वो चाइना से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर इंडिया के बारे में कोई बात होती तो इसको डिस्कस किया जाता।
दूसरी ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी चाइना से ही रिलेटेड, लेकिन इंडिया के लिए इसका इम्पैक्ट है, इसलिए हम इसको डिस्कस करेंगे। बात क्या की जा रही है कि सी जिनपिंग जो है उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखी है क्राइसिस जो है वेस्ट एशिया में अभी फ़िलहाल, उसके ऊपर बात करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ख़त्म करना चाहते हैं 2 स्टेट पॉलिसी, जो कि इजराइल पैलेस्टीन के बीच विवाद चल रहा है। अब सोचने वाला मुद्दा ये है कि तिब्बत को ये अपना हिस्सा मानते ही मानते हैं, और है भी मैप के थ्रू अगर देखा जाए तो। ताइवान पे ये अपना अधिकार दिखाते ही दिखाते हैं, खुद ये 2 स्टेट जो भी ये डिस्प्यूट है उसको लेकर के चल रहे हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को साइड में करके इनका ध्यान किसके ऊपर है? वेस्ट एशिया के ऊपर इनका ध्यान है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। पूछा जाए कि अभी हाल ही में कौन सी कंट्री है जो इस तरीके का शांति वार्ता स्थापित कर रही है, तो चाइना ऑप्शन में होगा, तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा कि चाइना भी इस तरीके का काम कर सकती है क्या? वो खुद ही इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होती है, बट हाँ कई बारी होता है, हमें कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ती है जो इंटरनली हम नहीं चाहते हैं, लेकिन हमें लोगों को आपस में बुलाने के लिए, अपनी तरफ करने के लिए करना पड़ता है। तो फिलहाल जो जिनपिंग जी जो है, हमने बहुत टाइम से 2-3 दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं कि पोस्ट कोविड के बाद से ये यूरोप में, अफ्रीका में अपनी एक साख जमाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको ये और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ये बाकी जो भी कंट्रीज़ हैं, वेस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं, आसपास के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, इसको अपनी तरफ एक लाने के लिए क्या कर रहे हैं, इस तरीके का शांति वार्ता वगैरह स्थापित कर रहे हैं। तो बेसिकली इनकी शांति वार्ता का कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि ये समाज में शांति ही लाना चाहते हैं। इनका जो शांति वार्ता है ये इनके अपने पर्सनल रीज़न की वजह से है, जिसमें अभी इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं वो आ रहे हैं, साथ के साथ में और भी ऐसे बहुत सारी आसपास की कंट्रीज़ हैं जो कि चाइना की तरफ झुकी हुई हैं या चाइना से उन्होंने डेट लिया हुआ है, तो वो आकर के यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं ये अगली न्यूज़ जो पंजाब के बारे में हमने बात की थी कि अब जनता जो है वो थोड़ी सी अवेयर हो रही है अपनी चीज़ों को लेकर के, उनकी क्या मांगे हैं। तो पंजाब में जो किसान हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि जो वहाँ पर ड्रग से रिलेटेड समस्याएं हैं उसको क्या किया जाए, कम किया जाए। साथ के साथ में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको थोड़ा और भी मजबूत किया जाए, जो मुफ्त में राशन वगैरह बांटा जाता है उसको थोड़ा और मजबूत किया जाए। ये जो है वहाँ के लोगों की डिमांड है। ये तो हुई कुछ छोटी न्यूज़। अब हम देख लेते हैं हमारी जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आज एडिटोरियल के थ्रू आई है इसके बारे में। ठीक है, यहाँ पर बात की जा रही है द टोबैको एपिडेमिक इन इंडिया। तो तंबाकू जो है एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया की इकोनॉमी में, देखा जाए तो पैसे के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोगों के हेल्थ के मामले में बहुत ही क्या कर रहा है, एक तरीके से ख़राब कंडीशन पैदा कर रहा है। बात क्या की गई है? बात की गई है कि नियरली 26 करोड़ लोग जो है एस्टिमेटेड इस तरीके की चीज़ों को 2016-17 का ये डाटा है कि नियरली 26 करोड़ लोग क्या कर रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे चीज़ें। अब तो ये डाटा और भी बढ़ गया होगा। साथ के साथ में इसमें बात की गई है कि तंबाकू खाने वाले लोगों का अगर एज ग्रुप देखा जाए तो बिटवीन 30 to 15 इस एज ग्रुप में स्टूडेंट्स या बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है इसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो सोचने वाली बात है, लगभग 8, 9, 10th की एज से ही जो है हमारे यहाँ पे जो युवा है वो तंबाकू, गुटखा, पान मसाला ये सब कंज्यूम करना शुरू कर दे रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कानून नहीं बने हुए हैं। अगर आप डाटा की बात करें तो लगभग हर साल जो कंजप्शन है कितना हो रहा है, 1.7 लाख टन जो है, ये जो है क्या हो रहा है, 1.7 लाख टन तंबाकू जो है वो कंज्यूम हो रहा है, ये डाटा बताता है। मतलब कि तंबाकू का उपभोग लगभग 1.7 लाख टन है और इसको यूज़ करने वाले लोग 13 से 15 एज ग्रुप के बीच में हैं और ऑलमोस्ट इनिशियली 26 से अब लगभग 50% आबादी जो है इस तरीके से टोबैको वगैरह का कंज्यूम कर रही है। लेकिन क्या ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से इसके ऊपर रेगुलेशंस नहीं लगाए जा रहे हैं? तो यहाँ पर बोला गया है कि इंडिया में एक फ्रेमवर्क है, WHO का एक फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, जिसको FTCT बोला जाता है। ठीक है, FCTC, ये WHO का एक क्या है, एक तरीके से कॉन्फ्रेंस है जो कि टोबैको कंट्रोल के ऊपर बात करता है। 2005 में ये बना था,
तब से इंडिया इसका मेंबर है, ठीक है। इंडिया ने इसको क्या किया है, एक तरीके से रेटिफाई किया है। साथ के साथ में अगर आप देखें कि हमारे यहाँ पे तंबाकू है या फिर इस तरीके के पदार्थ हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए, उनका उत्पादन कितना हो, उनका कंजप्शन कितना हो, इसको रेगुलेट करने के लिए एक्ट है क्या, तो हमारे पास एक्ट भी है जिसको COTPA बोला जाता है। 2003 का एक्ट है हमारे पास में। इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो कोटपा एक्ट है हमारे पास में 2003 का, जो कि टोबैको के प्रोडक्शन, उसका यूज़, उसको रेगुलेशन से रिलेटेड हमारे यहाँ पे कानून बनाता है। लेकिन क्या ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से अभी भी इतना ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है? इसमें बताया गया है कि अगर आप देख लीजिए, लोगों में जो बड़े लोग हैं, हाईएस्ट अथॉरिटी हैं, उनको पैसे पहले दिखते हैं, ना कि लोगों की हेल्थ। अगर यहाँ पर बात की गई है कि अगर आप डाटा उठा करके देखिए, ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ 2023 में, ठीक है, तो 2023 का जो ICC क्रिकेट जो मेंस वर्ल्ड कप अभी हाल ही में हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीत गया लास्ट मोमेंट पे आकर के, बहुत दुख हुआ था। तो वहाँ पर देखा गया है कि बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए थे और 2 टोबैको पान मसाला वाली कंपनीज जो थी वो इस मैच को स्पॉन्सर कर रही थी। बड़े बड़े होर्डिंग लगा करके लोगों को दिखाया गया। इससे क्या होता है, जनता, जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, मान लीजिए सेलिब्रिटी है, कोई क्रिकेटर है जिसको जनता बहुत बाय हार्ट फॉलो करती है, अगर वो क्या कर रहे हैं, पान मसाला ये सब का क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, या फिर जहाँ पर इतने बड़े नंबर पे ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो इतने बड़े संख्या में देखा जाता है, पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो, जहाँ पर इतने भारी नंबर में जनता जो है आ करके आपका मैच वगैरह देख रही है, वहाँ पर आप क्या लोगों को दिखा रहे हो, वहाँ पर आप टोबैको, पान मसाला, इस तरीके के बड़े बड़े पोस्टर लगा के उन चीज़ों को और प्रमोट कर रहे हो। मीन्स कि इंडिया की पॉलिसी में क्या है, कमियाँ हैं। रेगुलेशन के लिए जो भी ये एक्ट बना हुआ है कोटपा का, ये रेगुलेट नहीं कर रहा है, यहाँ पर केवल और केवल फ़ायदा देखा जा रहा है इकोनॉमिकली, क्योंकि इसका मार्केट बहुत बड़ा है, लोग इसको कंज्यूम करते हैं बहुत ज़्यादा। आगे बात की गई है कि अगर हम बात करें डाटा की, तो 2020 में जो कोरोना आया था, तो जो भी डाटा अभी हमारे पास उपलब्ध है वो टोबैको के यूज़ से रिलेटेड वो 2020 के पहले का है। मतलब 2020 के बाद में लोगों के इन तरीके की जो आदतें हैं, जो कंजप्शन है, उसमें क्या चेंजेस आए हैं, इसके ऊपर कोई सर्वे लिया ही नहीं गया है, कोई डाटा लिया ही नहीं गया है। तो एक तरीके से यहाँ पर ये एडिटोरियल बात करता है कि जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल एक तरीके से अनदेखी कर रही है लोगों के हेल्थ के बारे में, और ये एक्ट वगैरह बनाने का कोई मतलब नहीं है जब तक आप सारी चीज़ों को ढंग से रेगुलेट नहीं करोगे, टाइम पे उसको देखोगे नहीं। तो फिर तो यही हो जाएगा कि जनता को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए आपने सारी चीज़ें कर दी, लेकिन आपका जो गोल है वो इकोनॉमिकल ज़्यादा है, आपको पैसे कमाने हैं, रेवेन्यू जनरेट करना है, इसलिए आप इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। साथ के साथ एक और बात बोली गई है कि कुछ साल पहले हमने देखा था कि हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का बहुत कॉन्सेप्ट चला था। तो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट आया था पेका 2019 का। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि ये जो पेका आएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट, जिसको एक तरीके से प्रोहिबिट किया गया था 2019 से पहले, क्या था, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही थी। उस टाइम पे गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा था कि ये लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगी, लेकिन बाद में उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट दिखने लगे। तो फिर इलेक्ट्रॉनिक जो ये सिगरेट है उसको 2019 का एक्ट के थ्रू क्या कर दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया, बंद कर दिया गया। लेकिन इस तरीके के मेजर्स लेने का भी क्या मतलब है? अगर आप देख लीजिए, ऑन एन एवरेज डेटा की बात कर लीजिए, तो यहाँ पर बात की गई है कि सर्वे कंप्लीटेड बाई 840 एडल्ट, 23% रिपोर्टेड हैविंग यूज्ड ई-सिगरेट एंड 8% डेली यूज़। तो यहाँ पर बात की गई है कि 2019 का जो ये ई-सिगरेट वाला एक्ट आया, उसके बावजूद भी अगर हम 840 एडल्ट्स का डाटा ले रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो उसमें पता चलता है कि 23% लोग अभी भी ई-सिगरेट को यूज़ कर रहे हैं, और उसमें से भी 8% लोग ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे ई-सिगरेट को जो यूज़ कर रहे हैं। मीन्स की पॉलिसी में लूप होल बहुत ज़्यादा है, रेगुलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो जो लोग भी कंज्यूम करते हैं, नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ध्यान में देख लीजिए, आगे चल के बहुत सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स होने वाले हैं शरीर पे। आप सभी को मालूम है, सब लोग इतने अवेयर हैं कि कैंसर वगैरह जैसी बीमारियां होती हैं बहुत सारा, और एक बार कैंसर होता है तो मतलब कोई परिवार, जो स्पेशली मिडिल क्लास फैमिली है, वो बर्बाद हो जाती है। उसका ट्रीटमेंट, उसके स्टेजेस ही इतने चलते रहते हैं, ठीक है। अब ये अगली न्यूज़ है, ये बात कर रही है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के बारे में, ठीक है। तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ क्या होता है? पहली बात तो कि यहाँ पर बात की गई है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, जो WBC हमारे शरीर में क्या काम करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता
बढ़ाने का काम करती है। लेकिन जब इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में EIBD बोला जाता है, ठीक है। तो जब ये IBD होता है तो क्या होता है कि यही WBCs इस तरीके से रिएक्ट करने लगते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि जो हमारे बॉडी में सेल्स हैं, जो सेल्स हमारे लिए अच्छे हो सकते हैं, WBCs को ऐसा लगने लगता है कि ये जो क्या है हमें हार्म पहुंचाएंगे या फिर हमारे शत्रु हैं, और फिर WBC क्या करते हैं, उन अच्छे सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करते जाते हैं। मतलब कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जनरेट करने के लिए काम करता था, वही हमारे शरीर में क्या कर रहा है, अच्छे सेल्स को ख़त्म करने लगता है। तो इसको कहते हैं IBD, ठीक है। WBC में बेसिकली एक तरीके से खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसमें बात की गई है कि जनरली छोटे बच्चों में होता है, फिर ये अनदेखी की वजह से फीवर, बाद में डायरिया, फिर ब्लड वगैरह आना, ये सारी चीज़ें होने लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बात नहीं की गई है, यहाँ पर वही चीज़ें बोली गई है कि हमारे यहाँ पे इस सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, डायग्नोसिस अच्छे तरीके से हो, अनदेखी ना हो, इन सारी चीज़ों के बारे में। हमारे लिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, हम उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के बारे में बोला जाए तो किस तरीके की बीमारी है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारी है, ये पेट से संबंधित एक बीमारी है, सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। तो GI भी इसको बोला जाता है इन शॉर्ट। और ये क्या है, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी स्थिति है, और ये एक तरीके से दो टाइप के होते हैं। एक तो अल्सरेटिव भी होते हैं, जो कि बॉडी में जो पेट वगैरह होता है, आंत वगैरह होती है, उसमें घाव बना देते हैं। और कुछ नॉर्मल होते हैं जिनको क्रोहन रोग भी बोला जाता है। तो इसके दो नाम हैं, अगर आपसे पूछा जाए, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ भी बोला जा सकता है, क्रोहन रोग बोला जाए तो भी इसी को बोला जा रहा है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस बोला जाए तो वो भी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ का ही नाम है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अल्सरेटिव कहने का मतलब क्या है कि अगर इस तरीके का कोई चीज़ होता है तो फिर बॉडी में सूजन या फिर अल्सर हो जाएगा। क्रोहन रोग क्या होगा, इसमें एक तरीके से सूजन या फिर अल्सर तो नहीं होगा, लेकिन वही है कि मुंह से लेकर गुदा तक क्या होगा, जो पूरा रास्ता होगा उसमें बहुत सारी तकलीफ़ें होंगी, बच्चे को ब्लीडिंग वगैरह होगी, इस तरीके की पाचन तंत्र खराब हो जाएगा, इन सारी चीज़ों को, ठीक है। इसके लिए अगर आप बात कीजिए कि कारण क्या होता है, तो कारण वही होता है जो मैंने बताया, आनुवंशिक कारण भी हो सकता है, और जो इन्वायरमेंटल भी रीजंस हो सकते हैं, साथ के साथ में जो आपका प्रतिरक्षा प्रणाली, जो कि आपका बॉडी का एक तरीके से रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, इम्यून सिस्टम जो है, वो जब खराब हो जाता है तब ये सारी बीमारियां आपको होती है, ठीक है। तो बेसिकली यही दो तीन चीज़ें बन सकती है यहाँ से, किस तरीके की बीमारी है, क्यों होती हैं, क्योंकि बॉडी में जो है रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है, WBCs वगैरह सही से काम नहीं करते हैं इसकी वजह से, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या पूरा मुद्दा था। हमने सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया, जो भी न्यूज़ आज थे, शॉर्ट न्यूज़ ज़्यादा थे, उसको भी जितना हो सकता था डिटेल में हमने चर्चा की है। अब मेरी तरफ से कोई भी कमी आज के आर्टिकल्स में, आज के न्यूज़ में नहीं थी। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ, तब तक ज़्यादा से ज़्यादा जो है नोटबुक चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना ध्यान रखिए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।